हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो 10th क्लास में सर्कुलेशन जो टॉपिक है उसी में छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है ब्लड। उसमें ब्लड का बहुत अधिक पोर्शन तो नहीं दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन कई बार बहुत सारे पूछे गए हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, एनोमीटर क्या होता है, मतलब मेल में ब्लड कितने परसेंट आया आता है, फीमेल में कितने परसेंट। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम थोड़ा सा डीप जाके देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि ब्लड क्या है। आपने देखा होगा कि जो ब्लड है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड। मतलब सिंपल में जानिए कि जो आपका जो ब्लड है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करता रहता है और अपने साथ कई सारे चीजों को ले जाने का काम करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो आपका जो ब्लड है एक सर्कुलेटरी ऑर्गन। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लड क्या है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है सर्कुलेटरी ऑर्गन, तो आपको उसको सही करना होगा। हम कह सकते हैं कि ब्लड एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है क्योंकि सर्कुलेट करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब देखिए, साइंस की वह ब्रांच जिसमें ब्लड की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी जिस ब्रांच में ब्लड की स्टडी करते हैं उस ब्लड को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। और जो ब्लड के विशेषज्ञ होते हैं उनको बोलते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। फिर देखिए, ब्लड की जो मेजर किया जाता है उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ब्लड मेजर किया जाता है। अब देखिए, जो ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। आपको पता होगा ब्लड का जो कलर है वो रेड होता होगा, और वो इसलिए होता है ये भी आपको पता होगा क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जो ब्लड है व्हाइट होता है या ब्लू होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि भाई क्यों इनका जो ब्लड है वो व्हाइट है, क्या ऐसा चेंज है हमारे ब्लड से। तो हम आपको सिंपल में हम बता दें, एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है कॉकरोच। कॉकरोच का जो ब्लड है वो व्हाइट कलर का होता है। आपने देखा होगा कभी कॉकरोच पैर के नीचे आया या कहीं दबा हो तो उसके अंदर से व्हाइट फ्लूइड टाइप का लिक्विड निकलता है, वो उसका ब्लड है। तो जो आपका जो कॉकरोच है वो व्हाइट कलर का होता है। तो इसलिए जो कॉकरोच है वो व्हाइट कलर का होता है क्योंकि कॉकरोच के ब्लड में हीमोलिम्फ नामक पिगमेंट पाया जाता है। हीमोलिम्फ नामक पिगमेंट पाया जाता है, इसीलिए जो कॉकरोच का जो ब्लड है वो व्हाइट होता है। अब हम आ जाते हैं ऑक्टोपस पे। ऑक्टोपस का जो ब्लड है, ऑक्टोपस भी एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। एक्वेटिक मतलब होता है जलीय। एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है। इसका जो ब्लड है ये ब्लू कलर इसलिए होता है क्योंकि इनके ब्लड के अंदर एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट हो, इसको बोलते हैं हीमोसाइनिन। एक बात ये दिमाग में नोट कर लीजिए कि बायोलॉजी में साइनिन वर्ड जहां भी आ जाए तो उसका मीन समझिए कहीं ना कहीं ब्लू से। और जैसे एक और टर्म आप पढ़ रहे होंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर इसको एक और नाम से जानते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो कहीं भी साइनो वर्ड आ जाए तो इसका सिंपल सा मीन्स आपको आ जाना चाहिए, आइडिया आपको आ जाना चाहिए कि जो हमारा जो ब्लड है वो मतलब कोई भी चीज है वो कहीं ना कहीं ब्लू से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। तो
यही चीज आप जाने कि जो ये कॉकरोच का जो ब्लड है वो व्हाइट कलर का क्यों होता है? हीमोलिम्फ के कारण। और जो ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो ब्लू होता है, इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट होता है। और हम लोग का जो ब्लड है भैया उसमें हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से हम लोग का जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। और जानिए हम लोग के अंदर मेल में बॉडी वेट का 7% पार्ट मतलब बॉडी वेट का 7% जो पार्ट है अप्रोक्सीमेटली वो ब्लड होता है। हमारे बॉडी का जितना वेट है उसका 7% जो पार्ट है वो ब्लड का पार्ट होता है। और अगर हम अप्रोक्सीमेटली हम देखें तो लगभग मेल में 6 to 7 लीटर ब्लड होता है, और जो फीमेल है उनमें 4 to 5 लीटर ब्लड होता है। आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि मेल में अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 है और जो फीमेल है उनमें 4 to 5 है। और कोई विशेष रीजन नहीं है, जो फीमेल है उनका जो वेट है कम होता है, इसीलिए ये रेशियो निकाला गया कि 4 to 5 लीटर ब्लड होता है। ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे अंदर। आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा, अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो बहुत कुछ नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है इसी के वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब लंग्स से ऑक्सीजन को बाइंड करता है, जब ये बाइंड करता है तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर वो हार्ट में आता है, हार्ट उसको पंप करता है और पंप करने के बाद एक एक सेल तक जाता है। जब सर्कुलेट होता है तो एक एक सेल तक जाता है और सेल में फिर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। फिर जो आपका ऑक्सीजन था वो सेल में चला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस से, और सेल में जाने के बाद फिर जो सेल का कार्बन डाइऑक्साइड है फिर हीमोग्लोबिन बाइंड करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर लंग्स में आता है, हार्ट द्वारा फिर लंग्स में आता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। हमने कई बार आपको बताया है कि अगर ऑक्सीजन अंदर ना जाए तो कुछ भी नहीं होगा। आप कितनों फिट रहें, कितनों स्टेमिना रहे, कुछ नहीं होना है। कितनों खाते पीते रहें आप, क्योंकि जो आप खाएंगे डाइजेस्ट होगा, उससे एनर्जी चाहिए ना। डाइजेस्ट होने के बाद तुरंत एनर्जी नहीं मिलता है। पूरा प्रॉपर डाइजेशन होने के बाद हमें को बार बार पता है कि जो ग्लूकोज है वो ब्लड में जाएगा, फिर वो सेल में जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो एटीपी रिलीज होगा। हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने देखा था कि ब्लड का इंट्रो पार्ट। अब हम देखते हैं कि ब्लड का कंपोनेंट क्या है, मतलब ब्लड किस किस चीज से मिलकर के बना होता है। तो देखिए, अगर ब्लड में हम देखें तो ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। और जो आपका जो सॉलिड पार्ट है इसको बोलते हैं ब्लड कार्पोसेट। जो लिक्विड पार्ट है ये ब्लड का 45% जो पार्ट है वो प्लाज्मा बनाता है, और जो 55% जो पार्ट है वो ब्लड कार्पोसेट होता है। एक बात और जानिए, ये जो प्लाज्मा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड का। प्लाज्मा तो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड का। इसमें बहुत सारे कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट या कोगुलेंट प्रोटीन होते हैं जो ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। आपने अभी सोचा होगा कि जब ब्लड अंदर सर्कुलेट होता है तो फिर वो कोगुलेशन उसमें नहीं होता है, लेकिन जब बाहर आता है तो कोगुलेशन हो जाता है। जो मतलब अंदर जो सर्कुलेट होता है तब कोगुलेशन नहीं होता, लेकिन जब बाहर आता है तो कोगुलेशन हो जाता है। तो इसी में सब प्रोटीन काम करते हैं। आपको पता होगा हिपैरिन एक प्रोटीन है।
वो ब्लड को कोगुलेट करने का काम करता है, लेकिन जब ब्लड अंदर सर्कुलेट होता है तो जो आपका हिपैरिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन है जो उसको इनएक्टिव कर देते हैं, और जब हिपैरिन कहीं पे कट जाता है तो वो हिपैरिन क्या है, एक्टिव हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग करा देता है, जिसके बाद ब्लड जो है वो बाहर फ्लो नहीं होता, मतलब वो बहता नहीं है। इस पे एक खास वीडियो हम बनाएंगे ब्लड कोगुलेशन यही कि मतलब वो कैसे होता है, कौन कौन प्रोटीन उसमें यूज होते हैं। फिलहाल देखिए आप इतना जानिए कि जो ब्लड है उसके दो कंपोनेंट, एक तो प्लाज्मा पार्ट, एक ब्लड कार्पोसेल्स। जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा है और जो सॉलिड पार्ट है वो ब्लड कार्पोसेल्स है। अब देखिए ब्लड कार्पोसेल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया इनकी कैरेक्टर के बेसिस पे, जिसमें से पहला है आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, और फिर दूसरा है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और फिर आपका तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। अब एक एक करके हम देखते हैं। तो अगर हम आरबीसी को देखें, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल जो है, मतलब अगर हम आरबीसी को देखें तो आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है। हमने आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसके वजह से जो ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। इतना ही फंक्शन नहीं है, बहुत बड़ा फंक्शन है हीमोग्लोबिन का। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, और अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो आप जानते हैं क्या क्या होगा। फिर वही बात है भैया, वो जो आइजेशन होगा, जो ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं रिलीज हो पाएगी, मतलब जो एटीपी बनता है वो नहीं बन पाएगा। जब एनर्जी नहीं रहेगी तो हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो बहुत सारी दिक्कत हमारे अंदर आनी स्टार्ट हो जाए। और जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड कार्पोसेल्स के आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी का जो सेल है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर आपका है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में बहुत सारे इम्यून सिस्टम को बनाने वाले सेल होते हैं, इम्यूनिटी बनाने वाले सेल होते हैं। इम्यूनिटी आप समझ रहे होंगे, आजकल कोरोना का समय चल रहा है तो इम्यूनिटी कई बार घूम घूम के आ रहा है। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, आपको हम छोटा सा थोड़े में बताते हैं। इम्यूनिटी एक बॉडी में ऐसा क्षमता है, ऐसा प्रतिरोधक क्षमता है जो रोगों से लड़ने में हेल्प करता है। कोई भी डिजीज आपको हो या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर वो अंदर आना चाहता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक्टिव हो जाएगा, उसको किल करने की भरपूर कोशिश करेगा। लेकिन जो कोरोना है उसको वो पूरी तरह से किल नहीं कर पा रहा है। बस यही दिक्कत है कि जो 60 साल से ज्यादा वाले हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, और जो 15 साल से नीचे हैं उनका भी इम्यून सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ है। लेकिन बीच वालों के लिए थोड़ी अच्छी चीज है कि इनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया है। अब कोरोना के लिए जब वैक्सीन आएगा, अभी कुछ हो सकता है, बिना वैक्सीन के कोई ट्रीटमेंट नहीं। वैक्सीन आएगा का वर्क इस पे हो रहा है। तो मतलब आप सिंपल में जानिए। हाँ, एक बार और जान लीजिए कि जो आपका जो कोरोना जो चल रहा है अभी, इसमें एक टेक्निक आया है, अरे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थेरेपी। अगर किसी को कोरोना हुआ हो, अगर वो ठीक हो गया हो तो उसके जो ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है उसको निकाल के किसी और में इंजेक्ट वो करेंगे तो उसमें वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सबके लिए नहीं हो रहा है, कुछ स्पेशल लोगों के लिए हो रहा है जिनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब वो जाने की कंडीशन में हो, उन लोगों के साथ हो रहा। तो फिलहाल इतना कंपोनेंट में है कि ब्लड के कुछ मेन 2 कंपोनेंट, प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसेल्स। फिर ब्लड कार्पोसेल्स में आरबीसी,
WBC, फिर प्लेटलेट, WBC में और हम बताएंगे और कुछ टाइप हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। मतलब इनको इस तरह से कैटेगराइज किया गया कि जो सेल एसिड स्टेन ले रहे थे उसको इओसिनोफिल कहा गया, जो बेसिक स्टेन ले रहे थे उसको बेसोफिल कहा गया, और जो कोई भी स्टेन नहीं ले रहे थे उसे न्यूट्रोफिल कहा गया। तो इस बेसिस पे है ये कंपोनेंट। आपको एक एक करके हम पहले प्लाज्मा देखेंगे, फिर हम ब्लड कार्पोसेल देखेंगे, फिर आरबीसी देखेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी देखेंगे, फिर ब्लड प्लेटलेट देखेंगे, फिर इओसिनोफिल्स, बेसोफिल और क्या बोलते हैं न्यूट्रोफिल, सब हम एक एक करके देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। एक बात और जान लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब उसका वीडियो 1-2 दिन में ही आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप एक बार खुद से पढ़े रहेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है।